Good morning, students. In last video, we have started the third chapter of your English course book, and its title is Aram. Now, we are going to study the part 2 of this chapter. So let's start. आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि सुधा मूर्ति ने एक एनजीओ एस्टेब्लिश किया था जिसके थ्रू वह गरीब बच्चों की जो पढ़ाई है, जो उनकी एजुकेशन है, उनमें वह हेल्प कर रही थी। उनके लिए डेस्क बनवाना, उनके लिए बैग की व्यवस्था करना, ये सारी जो काम है उनकी एक संस्था है आरंभ, इसके द्वारा वो कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं उनको पढ़ने के लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वह फैसिलिटीज नहीं है। न उनको सही से बैठने के लिए है, न बुक्स को रख कर कॉपी में कुछ लिखने के लिए है, जिसके कारण उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। लेकिन उन्होंने क्या किया था, कुछ कार्टून, कुछ स्क्रैप वगैरह कहीं कहीं से कलेक्ट कर कर उन्होंने एक डिज़ाइन तैयार किया था, और इस डिज़ाइन के द्वारा उन्होंने एक डेस्क तैयार किया जिससे बच्चे आसानी से अब बैठ सकते थे, बैठकर लिख सकते थे, और उनको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम उनको नहीं हो रही थी। तो नेक्स्ट अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। But that solved only one problem. The children still did not have the school bags. ये तो डेस्क की व्यवस्था हो गई, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था कर दिया गया, बट इससे केवल एक ही प्रॉब्लम सोल्व हुआ, उनके पास अभी भी स्कूल बैग्स नहीं थे। अब टेंशन ये था कि स्कूल बैग कहाँ से आए। They would carry their books and notebooks in paper bags और polythene bags. वे जो हैं अपने नोट्स बुक्स और बुक्स जो हैं या तो पेपर बैग में या पॉलीथीन में लेकर स्कूल जाया करते थे। One snap of the handle and down went the stuff into the mud. Mud stuff the teacher. अगर जाने के क्रम में कहीं भी उनका बैलेंस गड़बड़ हो, अगर हाथ से बुक छूट गया तो ऐसा लगता था कि बुक कहाँ जाएगा, कीचड़ में जाएगा। इट मीन्स उनके लिए यह बहुत ही कष्टदायी था कि पॉलीथीन में किसी चीज़ को लेकर जाना। आप कर सकते हैं कि छोटी सी भी दुर्घटना हुई तो सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह का उनका सिस्टम था। अगर कहीं भी अनबैलेंस हुआ, कुछ भी हुआ, तो उनके नोट्स बुक्स कॉपीज ये सभी क्या होते हैं, खराब होते। इसलिए आरंभ ने क्या किया, कुछ सोचा कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। बट आरंभ मैनेज टू किल 2 birds with 1 stone। 2 birds with 1 stone, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशान करना, यानी एक काम किए और दूसरा काम ऑटोमेटिक हो जाना। वही काम यहाँ पे हुआ था। आरंभ ने क्या किया, एक तीर से 2 निशान किया, अपने एक एक्शन से दूसरा एक्शन कंप्लीट कर दिया। ऑल दैट ए चाइल्ड वाज सपोज्ड टू डू टू हैव ए स्कूल बैग नाउ वाज टू होल्ड द कार्डबोर्ड डेस्क फर्दर। इसका मतलब यह हुआ कि जो बच्चे डेस्क जो समझ रहे थे, उसी डेस्क को अगर वो फोल्ड करते तो वही डेस्क जो कि कार्टून का बना हुआ था वह उनके लिए बैग का काम करता। इट मीन्स एक डेस्क और फिर वही डेस्क अगर आप फोल्ड कर दे, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है, उनके लिए बैग का काम करता, जिसमें वह अपनी कॉपी, नोटबुक, बुक्स सभी भी लेकर आ सकते थे। ऑल दैट ए चाइल्ड वाज सपोज्ड टू हैव ए स्कूल बैग now was to fold the cardboard desk cover, and just like
हैव यू वंस विश फुलफिल्ड बाय योर ड्रीम इन ए जिंदगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही पल में उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीन है, जीन आपको जानते हैं, आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा अलादीन का चिराग, उसमें एक जीन था। तो ऐसा लग रहा था कि बच्चे जो है सोच रहे थे कि भाई कोई जीन है जो हमारी सारी इच्छाएं जो है एक ही पल में पूरा कर दिया। He would have a comfortable, spacious bag to put her pencil case, books, notebooks and lunch box inside before marching off to school. और जो उन्होंने फोल्ड कर बैग बनाया था वो काफ़ी कंफर्टेबल, आरामदायक था, स्पेसियस, उसमें इतना स्पेस था कि वह अपने पेंसिल केस, बुक्स, नोटबुक्स, लंच बॉक्स सब कुछ उस बैग में इजी वे में वह रख सकते थे। The team at Aram named this 2-in-1 wonder help desk। और आरम की जो टीम थी उन्होंने इसका नाम क्या रखा, हेल्प डेस्क, यानी ऐसा डेस्क जो कि डेस्क का भी काम करता था और बैग का भी काम करता था। What is most surprising and worthy of applause is that they were able to achieve this remarkable feat by spending only 10 rupees for a piece। और सबसे प्रशंसनीय बात, अप्लॉज का है प्रशंसा, सबसे प्रशंसनीय बात यह थी कि ये जो रिमार्केबल फीट, जो यह उल्लेखनीय असाधारण काम था, इसको करने के लिए ज़्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं थी। ओनली 10 रुपीज़, केवल 10 रुपये में एक डेस्क तैयार होता था जो कि बैग का भी काम करता था। सो ए हेल्प डेस्क इज बोथ ए यूजफुल एज वेल एज एन इकोनॉमिकल प्रोडक्ट। इट मीन्स हेल्प डेस्क दोनों तरह से यूजफुल था। एक तो आपका बैग वहाँ रख सकते थे, डेस्क की तरह बना सकते थे, और दूसरा इकोनॉमिकल था, इसमें ज़्यादा महंगा भी नहीं था, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। ए चाइल्ड हैज स्टडी टेबल एंड ए बैग फॉर ओनली 10 रुपीज, और 10 रुपये में उनको एक बैग और साथ में स्टडी टेबल मिल रहा था। After Aram made this invention, its team stacked hundreds and thousands of help desks in a vehicle and went to the remotest and most improvised places in Maharashtra। जब आरंभ ने यह आविष्कार किया तो उन्होंने क्या किया, 100, 1000, 100, 1000 के नंबर में इसको बनाया, और महाराष्ट्र के जितने भी रिमोटेस्ट एरिया थे, जो कि पिछड़े हुए एरिया थे, जो एरिया काफ़ी गरीब थे, वहाँ के लोग काफ़ी पुअर थे, जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं थी पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, उन सारी एरियाज में या व्हीकल से उन हेल्प डेस्क को पहुँचा रहे थे और स्कूल के बच्चों को यह बांट रहे थे। फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट। द स्माइल एंड जॉय दैट सरफेस्ड ऑन ईच किड्स फेस एज ही रिसीव्ड दिस अनलाइकली गिफ्ट एट स्कूल इज व्हाट आरम अल्टीमेटली एम्स फॉर। आरम ने जो अपना एम रखा था, जो उन्होंने अपना लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य में वह सफल हुए। उन्होंने जब बच्चों को ये दिया तो बच्चे के चेहरे पे एक अच्छी स्माइल आ रही थी। उनको ये देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी कि उनके इस एक्टिविटी से, उनके इस वर्क से बच्चे खुश हो रहे हैं। बच्चे को ये लग रहा है कि हमें पढ़ने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है। बच्चे मुस्कुरा रहे थे और इस गिफ्ट को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे थे। Hence, they were able to help hundreds of kids get education more comfortably and cheerfully। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करने में हेल्प किया। बच्चे काफ़ी कंफर्टेबली और चीयरफुली होकर अपना एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे। दिस ग्रेट रिवोल्यूशन एट द ग्रास रूट्स लेवल हैज चेंज्ड द वे द क्लासरूम लुक एंड फंक्शन इन द मोस्ट बैडली मैनेज्ड एंड फंडेड स्कूल्स इन रूरल इंडिया। ये जो रिवोल्यूशन था, एक क्रांति की लहर थी। वह क्रांति ग्रास रूट्स लेवल, इट मीन्स ग्रास रूट्स लेवल होता है जमीनी स्तर। इट मीन्स बहुत नीचे से शुरू किया गया था,
लेकिन एम था कि इसको बहुत ऊपर तक पहुंचाना। और ये जो किया गया उससे क्लासरूम के जो लुक थे वह चेंज हो गए। क्लासरूम में जो फंक्शन हो रहे थे, जो टीचर पढ़ा रहे थे, जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, उन सब का तरीका चेंज हो गया। जो गांव में जो हमारे ग्रामीण भारत के जो एरियाज थे वहाँ भी बच्चे क्या है आसानी से एजुकेटेड होने लगे। पुअर चिल्ड्रेन ट्राइंग टू गेट एजुकेशन इन इंडिया फेस प्रॉब्लम्स ऑन ए डेली बेसिस। It is an open secret that their parents demand them to earn and support the family. जो गरीब बच्चे थे उनके लिए समस्या थी। समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि पर डे उनको स्कूल जाना पड़ता और पढ़ना पड़ता। लेकिन ये भी एक पूरा खुला रहस्य है कि गरीब बच्चे जो होते हैं उनके जो फैमिलीज होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वह चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर में काम करें, मजदूरी करें और उनको हेल्प करें। क्या सब कुछ ऐसा चाहते हैं? चाहते नहीं हैं, बट उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो मजबूर होते हैं अपने बच्चों से काम कराने के लिए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके परिवार का जो भरण पोषण है वह नहीं चलेगा। सो बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कि वो पर डे पढ़ाई करें या अपने पेरेंट्स की बात माने, अपने घर की स्थिति को समझें और बाहर में जाकर मजदूरी करें। Hence, many of them drop out of the schools even before they turn 10. तो यही कारण था कि बहुत सारे बच्चे अभी 10 साल के हुए भी नहीं तब तक वे स्कूल जाना बंद कर देते। ऐसा लगता कि 10 साल के हो गए, अब जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है काम करने की, बाहर में कमाने की, अर्न करने का और अपने घर की देखभाल करने का। इसलिए बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते थे। We often see such kids sitting on footpath and polishing shoes. हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 10 साल 11 साल उससे भी कम एज के बच्चे फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, हमारे शूज पॉलिश करते हैं, सेलिंग बैलून्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स पे बैलून बेचते हैं और वर्किंग एट होटल्स या होटल में काम करते हैं। तो उनकी जो परिवार की स्थिति होती है उसके कारण 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी एजुकेशन नहीं मिल पाता और वह फुटपाथ पे शूज पॉलिश करने, होटल में काम करने, बैलून बेचने या बहुत तरह के छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। द ऑब्सेंस ऑफ डेस्क और ब्लैक बोर्ड्स इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम that continues to ail the schools in rural India. It means अगर स्कूल में डेस्क नहीं है, स्कूल में ब्लैक बोर्ड्स नहीं है किसी ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं वो अपने घर की देखभाल में लग जाते हैं। वे मजबूर होते हैं कि उनको बाहर में मजदूरी करना है, काम करना है, तो इस कारण से भी वह बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। दे लैक सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता। तो दे लैक सैनिटेशन फैसिलिटी, हैव नो इलेक्ट्रिक सप्लाई एट ऑल और सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट पावर कट्स। उसके बाद उनको जो स्वच्छता का ध्यान रखना है, स्वच्छता से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वह भी नहीं मिल पाते। गंदे कपड़े पहनते हैं, गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम स्वच्छ नहीं रहें, बच्चे स्वच्छ नहीं रहें, तो फिर एजुकेशन कैसे ले पाएंगे? और जब तक हम एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि स्वच्छता से हमें क्या फ़ायदा है। उससे हमें तरह तरह की बीमारियां जो होती हैं वो बीमारियां नहीं होंगी। ये सारे बातें बच्चों को जानना होगा।
लेकिन गरीब बच्चे जो होते हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास ये सुविधाएं नहीं होती। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक सप्लाई भी उनको नहीं मिलता। इट मीन्स वो लाइट जला के अपने घर में पढ़ भी नहीं सकते। पावर कट का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, स्वच्छता का प्रॉब्लम है, ये सारी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो केवल यही एक प्रॉब्लम नहीं है कि बेंच और डेस्क, ब्लैक बोर्ड्स, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। मेनी क्लासरूम्स डू नॉट हैव एनी फैंस और लाइट। ऐसा कहा जाता है कि जो गांव के एरियाज में छोटे छोटे स्कूल हैं, उनमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी सही से नहीं है, किसी स्कूल में लाइट्स भी नहीं है, फैन, पंखा भी नहीं लगा हुआ, while others simply have roofs made of corrugated tin sheets। और कुछ तो ऐसे स्कूल हैं जिनके ऊपर रूफ, छत भी नहीं है। छत नहीं तो क्या है, तो उनके ऊपर टीन शीट्स है, यानी जो चादर होता है, चदरा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो है। आप अभी भी देख सकते हैं गांव में जो गरीब फैमिली है, उनके ऊपर एस्बेस्टस रखा गया है, छत नहीं है। तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टीन शीट्स है, रूफ नहीं है, फिर इतनी गर्मी में कैसे बच्चे पढ़ेंगे। ये सारी समस्याएं भी हैं। सुधा मूर्ति देखकर काफ़ी दुखी थी। उनको लगा केवल बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड अगर मेंटेन कर दिया जाए तो उससे भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं। सो टुगेदर वी कैन चेंज द पिक्चर बाय सपोर्टिंग एनजीओ। सुधा मूर्ति कहती हैं कि अगर आज हम लोग एक साथ मिल जाएं, सब लोग मिलकर एनजीओ को सपोर्ट करें, उनको हर तरह से हम सपोर्ट करें, तो हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, स्कूल को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनमें जितनी फैसिलिटीज़ है वो सारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट आर जनरली वर्किंग टुवार्ड्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड टू द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। इट मीन्स सुधा मूर्ति यह कहती हैं कि आज हम सभी को एक साथ मिलना चाहिए, एनजीओ को सपोर्ट करना चाहिए, और ये करना चाहिए कि जो भी गरीब बच्चे हैं हमारे इंडिया में, जो भी ग्रामीण इलाके हैं, उन सभी में हम सबको मिलकर एजुकेशन के लिए सही फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। ठीक है। तो सो आज हम लोगों ने इस चैप्टर जो था आरंभ, इसको हम लोगों ने एंड किया, इसके स्टोरी को समझा। आप एक बार इसकी समरी को फिर से रिपीट करेंगे, समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में we will be discussed about the bookwork of this